हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट सीरीज #AskDoc। मैं हूं आपका होस्ट अमन एंड स्वागत है आपका हमारी सीरीज के 6th एपिसोड में। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं चेकआउट करे हैं तो डू चेक देम आउट। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज़ को कवर करा है, जैसे कि जॉइंट पेन, किडनी स्टोन्स, वेट लॉस वगैरह वगैरह। सो मेक श्योर यू चेक देम आउट एज वेल। उसी को फॉलो करते हुए आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये उतना ज़्यादा कॉमनली सर्च तो नहीं है, बट हाँ, इस टॉपिक के अराउंड मिथ्स काफ़ी होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सर्कमसीजन की, जिसे हिंदी में हम परिशुद्धकरण के नाम से जानते हैं एंड उर्दू में इसे खतना बोला जाता है। खतने का तो मैंने भी सुना था, बट हाँ, परिशुद्धकरण मेरे लिए भी काफ़ी नया शब्द था। मैंने भी तभी जाना जब मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने इन्वाइट करा है डॉक्टर क्षितिज को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर क्षितिज। ही इज अ जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन practicing in Delhi NCR. Also, he has his own clinic in Vikaspuri by the name The Doctor's Nest. Welcome, doctor. Thank you so much for coming. Yeah. How are you? I am fine. How are you? I'm good too. Yeah. तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये डॉक्टर्स नेस्ट आपने नाम क्यों चूज किया? डॉक्टर्स नेस्ट का चूज करने का पहला रीजन तो ये था, क्या कहते हैं, माय फादर लाइक दैट नेम, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यू कैन से द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज द डॉक्टर्स नेस्ट इन इटसेल्फ इज एन एक्सप्लेनेटरी वर्ड, जिसका मतलब है कि वो एरिया जहाँ पे डॉक्टर्स का हब है, या वो एरिया जैसे क्या कहते हैं घोंसला होता है ना, जहाँ पे सारे अंडे होते हैं, अगर हम वो नेस्ट जहाँ पे सारे डॉक्टर्स अवेलेबल मिलेंगे थ्रू आउट द डे आपको, फ्रॉम 8 AM in the morning till 11 PM in the night. You will find each and every specialty, major specialties, not the super specialties, but yes, the major specialties like you can say general surgery, orthopedics, gynecology, ENT, general physician, dietitian, physiotherapist, dental, each and everything you will get. Cool. So ये हो गया डॉक्टर के क्लिनिक का एड। अब हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सो डॉक्टर, आज का टॉपिक हमारा सर्कमसीजन होने वाला है। तो सर्कमसीजन के अराउंड मिथ्स होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं लोगों की, उन्हीं सबको हम कवर करेंगे। बिल्कुल। सो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सर्कमसीजन होता क्या है? बेसिकली सर्कमसीजन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर, जो जनरली मेल्स में होता है, ठीक है, बहुत कम एरियाज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे फीमेल्स का भी सर्कमसीजन किया जाता है, बट मोस्ट कॉमनली इट इज डन इन मेल्स। उसके अंदर जो पेनिस के ऊपर का फोरस्किन होता है, दैट इज बीइंग रिमूव्ड सर्जिकली विद 2-3 डिफरेंट टेक्निक्स। One is open circumcision, second is a stapler circumcision, and the third one is a laser circumcision, about which I hope you will be further asking the questions, about which I will explain you later on. बस अभी एक्सप्लेन कर दीजिए आप डिफरेंट टाइप्स, तीनों टाइप के बारे में। In open circumcision, what we do is we take we cut the foreskin with the manually with the scissor, and then after that when the foreskin is removed, we tie the mucous membrane, जो mucosal membrane होता है उसको along with the skin we tie it with the sutures. Stapler के अंदर depending upon the sizes of the penis, वो उसके हम जो स्टेपलर के साइजेस आते हैं, सपोज 26 के लीजिए, एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 26 हो गया, 29 हो गया, 30, 32, 34, और सिमिलरली बच्चों में भी, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी स्मॉल साइजेस आते हैं, जैसे 9 आ गया, 10 आ गया, 6 आ गया, उसके हिसाब से हम 9, 10 ये बेसिकली नंबर दिया गया है इसमें, mm नहीं होता है, इसमें स्टेपलर का साइज होता है। तो इसके बाद हम इसको क्या कहते हैं, फोरस्किन पे पहले अपना डॉर्सल स्लिट लगाते हैं। डॉर्सल स्लिट लगाने के बाद हम स्टेपलर को उसके ऊपर कवर करते हैं ग्लांस पेनिस के ऊपर, एंड ग्लांस पेनिस के ऊपर कवर करने के बाद हम उसको फायर करते हैं। अब इसके अंदर लोगों को दिमाग में आता है कि हमारा कहीं ग्लांस पेनिस तो नहीं इंजरी हो जाएगा, बट because of the evolving technology and because of the evolution in the medicine, or you can say in the science and technology, जो glans penis होता है, that is being protected by the cup that is present in the stapler, and after that it generally covers only the skin. Suppose this is our penis, this is the foreskin that has to be removed. The stapler comes over here and the foreskin is being cut over here, this particular ring, you can say the आपका जो फिंगर का जो डिस्टल पार्ट है उस पे हम उसको प्रेस करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फोरस्किन उसका रिमूव हो जाता है, तो उसके अंदर आपका ग्लांस पेनिस सुरक्षित रहता है। लेजर के अंदर इट इज सिमिलर टू द ओपन टेक्निक, बट लेजर के अंदर देयर इज नो ब्लीडिंग, देयर इज नो पेन, एंड द रिकवरी इज मच फास्टर एज कंपेयर टू द ओपन टेक्निक। इन लेजर ऑल्सो वी यूजेस द सूचर मटेरियल, बट दैट आर वेरी लेस एज कंपेयर टू द ओपन टेक्निक। So in today's time, 2 techniques are followed the most, that is the stapler one as well as the laser one. Okay. And ये जो स्टेपलर होता है, बिकॉज
मी बीइंग अ नॉन मेडिकल प्रोफेशनल आई डोंट, मतलब मुझे एक ही स्टेपलर मालूम है, वो जो पिन्स लगाते हैं, तो वैसा ही कुछ होता है? एग्जैक्टली होता पिन्स वाला है, लेकिन दीज आर मेडिकल ग्रेड पिन्स। जैसे कि हम आपने कभी किसी ने देखा हो, किसी का लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होता है, तो आज की डेट में स्किन पे या तो हम ग्लू लगाते हैं या स्टेपलर लगाते हैं। वो ज़माना चला गया जब हम उस पर क्या कहते हैं, सूचर्स लगाया करते थे। सूचर्स क्या होता है? सूचर बेसिकली धागा जिसे बोलते हैं, अगर आप हिंदी में समझाऊं तो मैं, तो हम धागा बोलते हैं। अच्छा। जो धागा लगा के पहले नॉट बांधा जाता था, अब वो नहीं करते, अब हम स्टेपलर लगाते हैं। वो पेशेंट को पेन भी नहीं देता, एस्थेटिकली गुड भी होता है, और उससे आगे आने वाले टाइम में स्कार मार्क भी बहुत कम डेवलप होता है। अच्छा, मुझे सुन के ही अजीब सा फील होने लगा। एंड सर, ये करा क्यों जाता है सर्कमसिजन इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? सर्कमसिजन करने के 2 से 3 कारण होते हैं। पहला, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में देखें तो ये एक रिलीजियस पर्पस है उनका, कि 7th डे पे चाइल्ड के क्या कहते हैं सर्कमसिजन किया जाता है। जनरली 2 कम्युनिटीज में किया जाता है, एक होता है मुस्लिम्स में, एक होता है जूइश में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन, एज इन क्या कहते हैं, जो मेल्स को ये लगता है कि हम अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं रख सकते हैं, अंदर के पार्ट को क्लीन नहीं रख सकते हैं, या बार बार हमारे को स्मेल आता है या कुछ, तो वो है। एंड तीसरा, बिकॉज ऑफ द डिजीज एज इन फाइमोसिस। फाइमोसिस का मतलब क्या होता है? फाइमोसिस मीन्स it is a condition in which the foreskin becomes tight enough that it is not being able to retract back on the penile shaft. That is considered as phimosis. Okay. Another term is known as the balanitis, which means the infection of the foreskin as well as the glans penis. And balanoprosthitis means the inflammation of the foreskin as well as the glans penis, because of which the foreskin is not being able to retract back. तो ये कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हमारे को ये करना होता है आपका सर्कमसिजन। अलॉन्ग विद दैट देयर इज वन मोर कंडीशन व्हिच इज नोन एज BXO, बेलेनाइटिस एरोटिका ऑब्लिटरेंस, जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन तो होता ही होता है आपका फोरस्किन का। अलॉन्ग विद इट देयर इज अ स्कारिंग दैट हैपेंस ऑन द ग्लैंड्स पेनिस, जिस कारण से जब भी कोई मेल सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करता है उसको पेन होता है। तो इसलिए टू प्रिवेंट दोज थिंग्स द सर्कमसिजन इज बीइंग डन, सो दैट once the circumcision has been done, the patient or the male counterpart does not feel any pain during the sexual intercourse. Okay, so basically if you keep your penis or basically sexual hygiene maintained, exactly. So it's not that much required. It is not that much required, provided if you don't get any of the you can say any of the infection or any of the allergy or any of the complication basically. Exactly. Okay. So my next question would be, can you please tell us a few pros of the circumcision versus few cons of the circumcision? As I already told you, the pros is the word which defines that क्या कहते हैं उसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट यही है जो कंडीशंस आपने बताई, एग्जैक्टली जो कंडीशंस हमारी आ चुकी हैं उस कंडीशंस को फर्दर हम डिटेरियोरेट ना होने दें, जिस कारण से हमारा पेनिस को नुकसान हो। क्योंकि अगर हम फाइमोसिस हो गया या BXO हो गया या हमारा बेलेनाइटिस हो गया, अगर हम इस चीज को एज अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो लेटर ऑन इट विल कन्वर्ट इनटू अ पेनाइल कार्सिनोमा। अच्छा, ये क्या होता है? पेनाइल कार्सिनोमा बेसिकली एक कैंसर होता है पेनिस का, जिसके अंदर कॉलीफ्लावर शेप आपका ग्रोथ बन जाता है ग्लैंड्स पेनिस पे। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है अपना सर्कमसिजन करते हैं इन दीज कंडीशंस। एंड जो रिलीजियस क्राइटेरिया था वो तो मैंने आपको बता ही दिया, मुस्लिम्स एंड ज्यूज का। एंड कॉन्स एज सच देखा जाए तो इकलौती मैं कह सकता हूँ कि एक अपना सर्जरी है जिसका कोई कॉन नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसके बाद पेशेंट को सेक्सुअल ग्रेटिस्फैक्शन भी बहुत अच्छा मिलता है, पेशेंट को प्लेजर भी बहुत अच्छा मिलता है, एंड पेशेंट फील फ्री, उसको बार बार ग्लैंड्स पेनिस को अपने साफ नहीं करना पड़ता फोरस्किन को रिट्रैक्ट करके। तो वो जो सेंसेशन होती है जो ऑपरेशन के बाद सिर्फ 10-12 दिन तक के लिए रहती है या किसी को 15-20 दिन तक के लिए भी रहती है, तो वो सेंसेशन खत्म हो जाती है एंड ही एंजॉयज हिज सेक्सुअल प्लेजर। ओके। सो डॉक्टर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा जो कि मुझे ये स्क्रिप्ट लिखते वक्त भी बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था कि हाउ पेनफुल इज इट प्रोसेस। पहली चीज़ बिकॉज यू नो चाहे जितना टेक्नोलॉजी आ जाए, मैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन सोचूं तो उस बॉडी पार्ट पे कोई हल्का सा प्रेशर, कोई लात भी मार दे या कुछ चोट भी लग जाती है तो कितना दर्द होता है, राइट? तो दर्द होगा, प्लस हाउ रिस्की इट इज़ कंसिडरिंग कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड प्राइवेट बॉडी पार्ट है। तो कोई और इंसान उसे टच करेगा या कुछ और उस पर करेगा तो वो सोच के ही थोड़ा डर सा लगता है। देखो, अगर हम इसमें बात करते हैं अबाउट द रिस्क, तो आई वुड से द रिस्क इन्वॉल्वमेंट इन एनी सर्जरी इज ऑलवेज देयर, बट द रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो वन पर्सन ऑलवेज सीज फॉर द रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो। तो अगर हम इसमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो में जाएं तो इसमें बेनिफिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिस्क।
रिस्क सिर्फ बेसिक बहुत छोटे छोटे रिस्क हैं जो हर सर्जरी के साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है रिस्क में, एक रिस्क हो सकता है ब्लीडिंग हो सकता है, एक रिस्क हो सकता है पोस्ट सर्जरी हल्का सा इन्फेक्शन हो जाए अगर क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग ना कराई जाए। बस यही एक दो रिस्क हैं जो इस सर्जरी के साथ एसोसिएटेड हैं। कोई मेजर एज सच, कोई लाइफ थ्रेटनिंग एज सच कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं है, अपार्ट फ्रॉम वन कि अगर कभी कभार स्टेपलर मिस फायर हो जाता है तो, लेकिन उस कंडीशन के अंदर भी वो ओटी के दौरान होता है तो वो सर्जन जो होता है उस चीज़ को संभाल लेता है। तो इसलिए टू द पेशेंट इफ आई से कोई रिस्क एज सच कोई फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन जो हम हर पेशेंट से दिखवाते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिकरेंस का चांस नहीं कि जब फोर्स हमने हटा दी तो वो रीग्रोथ नहीं करती है। एंड अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही जो मैंने आपको पहले भी बताया। बेनिफिट्स क्या कहते हैं, जितने भी डिजीजेस हैं उस डिजीजेस को क्या कहते हैं काउंटरैक्ट करने के लिए है, पेशेंट को सिम्टम्स से रिलीव करने के लिए है, एंड रिलीजियस पर्पस के लिए जो जूस और मुस्लिम्स में होते हैं ऑन द 7th डे ऑफ द बर्थ, ये वही चीज़ है। And how painful is this process? If we consider about the painful, ये पेनफुल जनरली 100 में से अगर 90% लोग आते हैं तो विद द वेरी नेक्स्ट डे दे कैन वॉक वेरी इजीली। सिर्फ 8 to 10% लोग होते हैं जिनको क्या कहते हैं पेन रहता है, दैट टू बी 3 to 4 days ऑफ द सर्जरी बिकॉज ऑफ द सेंसेशन। एंड पेन डिपेंडेंसी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, दिस इज अ जनरल टर्म विच आई टोल्ड यू। पेन जो होता है आपका कितना परसीव करता है पेशेंट, दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय एनी डॉक्टर बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सपोज हो सकता है आज मैं एक पेंसिल लूँ, अगर मैं आपको प्रेस करता हूँ पेंसिल के लिए तो हो सकता है आपको पेन ना हो, और अगर आप वही पेंसिल मेरे को सेम इंटेंसिटी के साथ प्रेस करो तो हो सकता है मुझे वो बहुत ज़्यादा पिंच करे। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट कि कितना ज़्यादा पेशेंट की इंटेंसिटी है पेन को टॉलरेट करने में। एंड सर इसमें कोई एज लिमिट होती है, लाइक अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बेस्ट सूटेबल एज? देखिए इसके अंदर एज लिमिट एज सच डिफाइंड नहीं होता, लेकिन येस हमें 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर रिलीजियस पर्पस में जैसे मैंने आपसे बात किया, अगर 7th डे ऑफ लाइफ तक करा दिया जाता है जैसे मुस्लिम्स और जूज में होता है, देन दैट इज ओके। अगर एक बार 6 मंथ्स, अगर 1 मंथ तक भी करा दिया जाता है देन दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड ओके। अगर उसके बाद हम आगे जाते हैं जैसे 1 मंथ पार हो गया या 6 मंथ्स पार हो गया, देन अप टू द एज ऑफ 3 years और मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 5 years हमारे को सर्कमसिजन नहीं कराना चाहिए बिकॉज बहुत सारे कंजेनाइटल एडिशंस होते हैं। कंजेनाइटल एडिशंस का मतलब है कि बचपन से जब बच्चा गर्भ में होता है अपनी माँ के, तो उसके पास वहाँ पे जो स्किन होती है वो आसपास के एरिया के साथ चिपक जाती है, उसको हम मेडिकल टर्म में एडिशंस बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं कंजेनाइटल एडिशंस होते हैं, जिसको आप नॉर्मली जाके किसी भी जनरल सर्जन के पास जाके फोरस्किन हल्का सा पुल बैक करा सकते हैं। बट 1 मंथ का मैंने क्यों टाइम बोला, क्योंकि 1 मंथ के अंदर बच्चे को पेन परसेप्शन कम होता है, इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसको पता लगने लगेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो वो उस चीज़ से ज़्यादा क्या कहते हैं भागेगा और उसको पेन के लिए ज़्यादा एक्ट अपॉन करेगा, पेन परसीव कर पाएगा। एग्जैक्टली। तो हमारे को अगर 1 मंथ के बाद 1 मंथ तक हमने नहीं किया तो वी शुड वेट एटलीस्ट फॉर 5 years टिल द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 5, बिकॉज 5 years के बाद भी अगर वो चीज़ फोरस्किन रिट्रैक्ट बैक नहीं होती है, इन दैट केस वी शुड गो फॉर द सर्कमसिजन। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि वी कैनॉट गो फॉर द सर्कमसिजन आफ्टर दैट पर्टिकुलर एज। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 20 में नहीं करा सकता, 25 में नहीं करा सकता। बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो 45, इवन 50, 55, 60s में भी आके लोग कराते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि पेशेंट को किस हिसाब से कब डिजीज के बारे में पता चला, या कब पेशेंट उस बारे में आके खुल के डॉक्टर से बात कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा, या पेशेंट को कब वो चीज़ डायग्नोज हुई है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करते हैं। एज सच देयर इज नो बार एज लिमिट, कि ऐसा नहीं है कि हम 25 साल हो गए या 30 साल हो गए तो हम नहीं करा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कभी भी करा सकता है, बस आपको 1 महीने के बाद से लेकर अगर 5 साल तक के लिए नहीं कराना चाहिए। नहीं करना। एंड सर क्या ये जो प्रोसेस है, मेडिकल एडवांसमेंट्स आ गई हैं, लेजर टेक्नोलॉजी है, बट आज भी कई रूरल एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में, इंडिया में, हमारी कंट्री में ये प्रैक्टिस घर पे ही होती है। हाँ. तो हाउ सेफ इट इज, हाउ रिकमेंडेड इट इज घर पे ही करना? See, as a doctor, if you would ask me how safe it is and how recommended it is, I would say a big no. Big no means big no, because whether you are talking about the backward classes or whether you are talking about the middle class or on high class, if these things are being done at home, then there wouldn't have been a need of an hospital.
any procedure related to the human body is being done in a hospital just because of one reason, that one thing, that there all the advancements are there. Second, all the latest technologies are there. Third, the risk factor associated with the infection being perceived to the particular patient after the surgery is way less as compared to the things being done in an unsterile condition. A home, as much as you can say, हम बहुत सफाई रखते हैं, हम रोज झाड़ू पोछा करते हैं, हमारे घर में 2 बार 3 बार, कुछ भी कह लीजिए आप, जो हॉस्पिटल ग्रेड मटेरियल्स होते हैं उसके साथ सफाई करने से और जो घर में झाड़ू पोछा लगता है नॉर्मल, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो घर में ये जो प्रैक्टिसेस लोग करते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बिग नो एंड इट शुड नॉट बी फॉलोड, बिकॉज इफ यू since you have asked this question, I'll give you an example. Earlier, what people used to do, that they used to get the normal delivery at their home, and many women have died because of many reasons. You can say postpartum hemorrhage or excessive bleeding, what that is considered to be postpartum hemorrhage, or you can say प्रॉपर यू कैन से इंडक्शन नहीं हो पाया था, जिस कारण से फोर्सफुल होने के कारण से शी बेयर डाउन, एंड उस कारण से नहीं, शी कुड नॉट हैव गेन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो घर पे जो चीज़ अस्पताल के लिए बनी, वो चीज़ अस्पताल के लिए बनी। अगर आपको क्या कहते हैं शॉपिंग करने जानी है, तो आप घर पे तो नहीं बुलाओगे ना शॉपिंग करने वाले को, आप दुकान पे जाके उससे शॉपिंग करोगे। उसी हिसाब से जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, दैट मस्ट बी डन इन द हॉस्पिटल्स, दे आर अ वेरी बिग नोट दैट शुड बी डन इन दी एट द होम प्लेस। आई बिलीव ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए, स्पेशली अगर कोई रूरल इंडिया से देख रहा है एंड दे फॉलो सच प्रैक्टिसेस इन देयर होम, देन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, यू शुड ऑलवेज गो टू अ हॉस्पिटल फॉर दैट। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू सम मिथ्स अराउंड द टॉपिक, क्योंकि इसके अराउंड काफ़ी मिथ्स भी हैं, तो आपको रैपिड फायर में ट्रू एंड फॉल्स में बताना है कि, एंड ऑल्सो आप थोड़ा सा उनके डिटेल में भी बता सकते हैं। कूल। सो मेरा पहला सवाल रहेगा, डज सर्कमसिजन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज योर पेनिस साइज? It's false. Basically, there is no, you can say, association of the circumcision with the increase in the size of the penis. It's just that when the patient is in the pain, he cannot get the erection because उसको दर्द हो रहा है। अगर मैं आपके हाथ पे चोट मारूं, उसको बोलूं वहाँ पे नमक डालो, तो आप नहीं डाल पाओगे। अगर वही चीज़ जब आपका घाव भर जाएगा, मैं बोलूँ अपने हाथ पे नमक डालो, तो आप डाल पाओगे। So people tend to associate that circumcision के बाद मेरा साइज elongate हो जाएगा, but as such कुछ होता नहीं है। It is a purely a myth. Does it improve your sexual performance? Yes, it does. Yes, it does improve your sexual performance, because when you are you don't feel the pain and you are able to enjoy that sexual activity, it will automatically improve your sexual, you can say, drive, or you can say sexual life, everything. And does penis sensitivity increases or decreases after the circumcision thing? After circumcision, the sensitivity increases for 10 to 15 days. After that, it becomes normal. There is no any association of that sensation with the sexual activity. Okay. तो circumcision के कुछ दिन बाद में भी हो सकता है, but उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। जैसा पहले था वैसे बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। कोई भी चेंज नहीं। कोई चेंज नहीं होगा। एंड सर, सबसे बड़ा ये मिथ, मैं व्हेन आई वाज रिसर्चिंग आई फाउंड दिस, कि लोग ये सोचते हैं कि क्या मैं रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाया सर्कमसिजन कराने के बाद? तो सर्कमसिजन कराने के बाद रिप्रोडक्शन का कोई रोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज एसोसिएटेड विद द टेस्टिस, व्हिच इज वे, यू कैन से द पेनिस इज अबव एंड द टेस्टिस इज लाइंग इन द आउटसाइड, अलग बॉडी पार्ट है। तो जो हमारा स्पर्म होता है, इट इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम द टेस्टिकुलर पार्ट, एंड जो हमारा फोरस्किन होता है, वो जो फोरस्किन हमारे पेनिस के ऊपर होता है, अगर हमने फोरस्किन हटा दिया तो उसके अंदर ऐसी कोई भी हमारा वास डिफरेंस नहीं जाता विच कैरीज द स्पर्म, ऐसे कोई भी वेसल्स नहीं जाते विच आर एसोसिएटेड विद द टेस्टिकुलर टेस्टिस, और यू कैन से द फंक्शनिंग ऑफ द टेस्टिस। सो इट इज प्योरली सेफ and purely normal to get circumcision in cases of the diseases or in your religious practices, whatsoever you consider it. तो उससे आपका reproduction का कोई भी रोल नहीं। Okay. Reproduction doesn't get affected. Does not get affected at all. Cool. So doctor, these were all major myths which I encountered while researching on this topic. So, and I believe most of the myths stand false as per our knowledge and our discussion, right? Exactly. Okay. Now I would like to ask you some generic questions which have been taken from our Instagram poll. हमने एक पोल कराई थी अपने Instagram पे, जहाँ पे हमने लोगों से पूछा था इसके अराउंड, तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, अब वो क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। बिल्कुल। तो सर, सबसे पहला, जैसा आपने शुरुआत में भी टॉपिक में बताया था कि कुछ
कंट्रीज में यू नो फीमेल सर्कमसिजन भी होता है, तो हाउ ट्रू इज दैट, एंड अगर वो होता है तो वो क्या होता है, थोड़ा सा शेड सम लाइट ऑन इट। सी बेसिकली जो फीमेल सर्कमसिजन होता है उसके अंदर in India तो I haven't heard about that people are going for a female circumcision, but yes in foreign like you can say the Africa में I have Africa, read somewhere, exactly in Africa हो गया, Afghanistan हो गया, in these countries they tend to cut the clitoris of a female. Okay, but it is not in India. I haven't heard that any of any of our part of our country that these kind of things are being done. So ये भी जो है वो religious वजह से होता है या फिर they consider it to be a religious purpose, but in India there is no in India I haven't heard any religious person who going for a female circumcision, and even if they do, it is not on the mass scale, one thing, and it has not come up to the light of any you can say in the media or in social media or in the today's generation, and it is not of any importance as such. कुछ कोई बहुत ज़्यादा benefit नहीं है female circumcision का। Understood. सर एंड काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा था हाउ टू हील अ सर्कमसिजन वुंड फास्टर। See, the healing of the wound depends upon the nature of the wound, one thing. The healing of the wound depends upon the body type, the habit of what you eat. For example, if there are two people, you are there and I am there, we both are circumcised, and you are on the you have the habit of eating the junk food as in burger, pizza on a daily basis, and I have the habit of eating the protein diet. So it's always the factors that helps in wound healing are the कि आप बॉडी में कितना प्रोटीन है, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कितना है, आपकी बॉडी उस चीज़ पे कितना जल्दी रिएक्ट करती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वुंड हीलिंग में डिपेंड करते हैं। कोई आपको कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं, लाइक कोई डायबिटीज़ तो नहीं, कोई हाइपरटेंशन तो नहीं, कोई XYZ अनदर कोई डिजीज़ जो आपके वुंड हीलिंग में हैम्परिंग करे, वो डिजीज़ तो नहीं है। तो दीज ऑल फैक्टर्स आर बीइंग कंसिडर्ड व्हाइल answering this question to a particular patient. If the patient is absolutely normal, he is taking absolutely the healthy diet, then in that case the wound gets healed within, as I said, 4 to 5 days में wound heal हो जाता है, and जो ring होता है वो 15 to 20 days में fall off हो जाता है automatically, the silicone ring that is being placed around the sulcus. अच्छा। And if the person is having comorbidities like diabetes, which is you can say the curse for many people who are having it, because many people with diabetes tends to develop phimosis because of the recurrent UTI or recurrent infection. They tend to develop the phimosis, because of which क्या कहते हैं the wound healing gets delayed. Okay. So there is a new fact for our audience as well. अगर आपको diabetes है, then you should be aware that you can be a victim to phimosis as well. Right? Exactly. And एक मोटी टिप तो मुझे यही समझ में आ गई कि you should have a healthy diet in order to heal your wound faster. It is with any of the surgery. Apart from that, any particular tips for this particular surgery? No, to heal the wound faster? There is no as such particular tip. It's just that you should follow the directions of your doctor. If he has asked you to come twice, you should come twice. If he asked you to come once, then you should come once. It should not be like that. सर हमने तो सर्जरी करा ली, हमारे घर वाले क्या कहते हैं? अरे भाई सिंपल सी बात है, अब घर का पंखा खराब होता है तो बिजली वाले को बुलाओगे, AC खराब होता है तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, AC ठीक करने वाले को। जब अपना शरीर खराब होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो आसपास के लोगों से सलाह किस बात के लिए लेना। अंडरस्टूड। सर अगला ये सवाल तो मुझे भी था कि हाउ डज अ पेशेंट पी आफ्टर सर्कमसिजन, बिकॉज़ 4-5 दिन वुंड हील होने में लगते हैं। Yes, this is the most important questions which many people ask. See, peeing does not get affected after the circumcision because we don't cover the meatus is the opening through which the urine comes out. And in that case, what we do is we just cover the part of the ring along with the whole shaft. The whole shaft along with the ring is being covered because once we do the circumcision, in order to prevent the bleeding, or you can say in order to prevent the pain, there is the inflammation comes up. Okay, there is a when कहीं पे भी बॉडी में चोट लगती है ना, अगर आप तो वो नेचुरल मैकेनिज्म वहाँ पे सूजन आ जाती है बताने के लिए कि हाँ एक बॉडी को संकेत देने के लिए, या यू कैन से किसी और को बताने के लिए कि हाँ भी इस बेचारे को यहाँ चोट लगी है। तो उस चीज के लिए हम उसको हल्का सा टाइट बैंडेज करते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो, एंड जो हमारा ग्लांस पहले से रहता है दैट इज अनकवर्ड, द मियाटस इज अनकवर्ड, पेशेंट कैन पी इजीली, देयर इज नो पेन एंड नथिंग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ नहीं होता, 1% भी कुछ भी।
स्ट्रेंज टू नो, मुझे तो लगता है कुछ तो मतलब होता ही होगा इतनी Once again, it all depends upon patient to patient. There are very few patients who tends to feel the pain, but they are very pain sensitive. Even if you touch them with a small pin, they will be like कि मुझे तो बहुत चोट लग गई. Okay, pain sensitivity की वजह से भी हो सकता है, but generally नहीं होता. Exactly. Understood. What precautions should a person take after circumcision? After circumcision, one should take 2 to 3 precautions. One, he should avoid having sexual intercourse for at least 4 to 6 weeks. No masturbation for at least 4 to 6 weeks. He should clean the glans penis with the lukewarm water, only the glans penis, and the dressing should not get wet. If in case the dressing gets wet, he should visit the nearby general surgeon where he has got operated himself and get that dressing changed. That's all. बस यही precautions. Exactly, nothing else. Okay. And is this treatment covered under insurance? Yeah, this treatment is 100% covered under insurance. Okay. So doctor, that's all for today's video. I hope हमने सारी information and myths and questions cover कर लिए हैं. I hope हमारी audience को भी इस वीडियो के थ्रू कुछ information मिली होगी. अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ आपको लगता है हमसे मिस हो गई है या फिर कोई और चीज़ है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है. थैंक यू डॉक्टर सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दीज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद अस. बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं जल्दी अगले पॉडकास्ट में. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.